नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ हम रासो साहित्य के अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रंथों का भी अध्ययन और चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति। पहला जो अध्ययन करने का विचार आया वो सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान गारसा दा तासी के मन में आया। सबसे पहले उसने विचार किया और उसने रासो शब्द राजसूय शब्द से निकला हुआ माना। उनका मानना था कि वीरगाथा काव्यों में राजसूय यज्ञों का उल्लेख है, इसीलिए रासो शब्द राजसूय से ही निकला हुआ है। लेकिन अब यह तर्क संगत नहीं माना जाता, क्योंकि सभी चारण काव्यों में राजसूय यज्ञों का उल्लेख नहीं मिलता है। साथ ही साथ हमें ऐसी रचनाएं भी प्राप्त होती हैं जो नाम से तो रासों के हैं, लेकिन उनकी विषय वस्तु वीरता परक नहीं है बल्कि प्रेम परक है। अतः राजसूय शब्द का जो उनका मत था वो ज़्यादा मान्य नहीं हो पाया। उसके बाद अगला मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, रसायन शब्द से। और अपने मत के समर्थन में उन्होंने यह दोहा जो बीसल देव रासो का है वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। दोहा क्या है? 1200 बहुतरा मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई, शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी। बीसल देव रासो की इन पंक्तियों के कारण, नाल रसायन आरंभई, इन पंक्तियों के कारण रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है। अगला मत है नरोत्तम स्वामी का। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति को रसिक शब्द से माना है। रसिक, उनके अनुसार यही रसिक ही बदलता हुआ रस हुआ और फिर वह रासों के रूप में परिवर्तित होकर के और रासो काव्य सबके सामने आया है। तो नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हैं। और अगला जो मत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वो संस्कृत के रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। उनके अनुसार रासक से रासय हुआ, फिर रासा, और कालांतर में ये बदलते हुए रासों का रूप धारण कर लिया और इस प्रकार से आदिकालीन जो साहित्य है वो रासो नाम से सबके सामने आया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासा का एक छंद भी है। आदिकाल में जो वीर गाथाओं की रचना हुई उन रचनाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए किया है। और साथ में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अपभ्रंश में भी 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है जिसे रास या रासा कहते थे। और प्रारंभ में रास छंद सिर्फ प्रेम परक रचनाओं में प्रयुक्त होता था, परंतु धीरे धीरे कालांतर में वीर रस वाली रचनाओं में भी इस छंद का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत के रासक शब्द से ही रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी द्विवेदी जी के इस मत का समर्थन किया है और अब यही मत ही मान्य है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से हुई है। अब हम बात करते हैं रासो साहित्य की। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो। इस रचना के पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदबरदाई। और यह रचना जो है पृथ्वीराज रासो, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और चंदबरदाई को हिंदी का पहला कवि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इस महाकाव्य में 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। सर्ग का आशय अध्यायों से है, उसके भागों से है। और इस ग्रंथ की 3 प्रतियां प्राप्त हैं और सबसे पुरानी प्रति जो है
वो बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके 4 संस्करण हैं पृथ्वीराज रासो के, और इस महाकाव्य को चंदबरदाई पूरा नहीं कर पाए। इस महाकाव्य को पूरा करने का कार्य उनके पुत्र जलहण ने किया, और इसकी पुष्टि होती है इस लाइन से कि पुस्तक जलहण हत दे चली गज्जन नृप काज। इतिहास में यह बात दर्ज है कि जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गए थे, तो पृथ्वीराज चौहान जो उनके अभिन्न मित्र थे, उनको बचाने के लिए चंदबरदाई स्वयं भी उनके साथ गए, और उसी समय वो अपने इस ग्रंथ का काम अपने पुत्र जलहण को सौंप करके गए थे। अब हम बात करते हैं उसके पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर जो विवाद हुआ है। इस विवाद में 3 तरह के मत सामने आए हैं। 3 तरह के मत में पहला मत उन लोगों का है जो इस रचना को बिल्कुल अप्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक का मतलब इस रचना के संदर्भ में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, और ऐसे में सबसे पहला मत है मुंशी देवी प्रसाद का। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उसे अप्रामाणिक माना है। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कवि श्यामलदास, डॉक्टर बुलर और ग्रियर्सन, यह सभी जो शिक्षाविद हैं, इन सब ने इस रचना को अप्रामाणिक माना है। विद्यार्थियों, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनमें से 3 ऑप्शन दे करके कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले लोगों में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, तो इन्हीं में से ही कोई नाम लेकर के और इस तरह का प्रश्न बन करके आ जाता है। तो यह याद रखने का विषय है कि उन्हें अप्रामाणिक मानने वाले लोगों में मुंशी देवी प्रसाद, साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कवि श्यामलदास, डॉक्टर बुलर और ग्रियर्सन, यह सभी लोग इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानते हैं। और अब दूसरा मत है जो उनको प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। सबसे पहला मत है उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, जो इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानने वाले हैं। साथ ही मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या भी इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं, मिश्र बंधुओं ने, और कर्नल टॉड ने इसे प्रामाणिक ग्रंथ माना है। अब तीसरे प्रकार का मत कौन सा है? जो इसको अर्ध प्रामाणिक मानता है। अर्ध प्रामाणिक का आशय हुआ कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो प्रामाणिक है, जिसके प्रमाण प्राप्त होते हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो बाद में जोड़ा गया है। और इस मत को मानने वालों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, साथ ही डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी भी हैं। हालांकि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता संदिग्ध है, परंतु काव्य सौंदर्य की बात करें तो यह अपने आप में एक बहुत सुंदर काव्य बन पड़ा है, जो वीर और श्रृंगार रस का मिश्रण है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले रासो साहित्य के अगले ग्रंथ की, बीसलदेव रासो की। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल्ह, और इसका रचना काल विक्रमी संमत 1272, और इस 1272 को मानने में जो बीसलदेव रासो में 2 पंक्तियां आई हैं उसी को यह आधार माना गया है कि 1200 बहुत राहा मंझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल्ह रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। लेकिन कुछ विद्वान इस रचना का जो रचना काल है वो 1212 भी मानते हैं, और 1212 मानने के पीछे उनका मत यह है कि ये जो बहुत राहा शब्द है यह द्वादशाह से संबंधित है। द्वादश अर्थात 1200 और फिर 12, तो इसका मतलब विक्रमी संमत 1212। अगली बात है कि यह रचना किसके बारे में है। इस रचना का जो नायक है वह विग्रहराज चतुर्थ है, जो अजमेर के चौहान वंश के राजा हैं। इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ को ही बीसलदेव के नाम से जाना जाता है। और बीसलदेव रासो 125 छंदों की प्रेम परक रचना है। प्रेम परक रचना है से आशय हुआ यह श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, और इस श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों का ही मिश्रण है।
इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी है और यह एक विरह काव्य है जिसके 4 खंड हैं। 4 खंडों में सबसे पहला खंड है जिसमें बीसलदेव और राजमती का विवाह दर्शाया गया है। दूसरा खंड क्या कहता है? दूसरे खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट राजा के उड़ीसा जाने की कथा है। वह वहाँ पर 1 वर्ष तक रहते हैं। और इस विरह काव्य का तीसरा खंड जो है वो रानी के विरह का ही वर्णन है और यह विरह का वर्णन अपने आप में बहुत बहुत प्रभावकारी बन पड़ा है, जो इसे विरह काव्य के नाम से ही जाना जा रहा है। और अगला और अंतिम चौथा खंड क्या कहता है? यह दोनों के पुनर्मिलन का वर्णन है, अर्थात इस खंड में परमारवंशी राजा भोज की पुत्री राजमती को वापस बीसलदेव रासो लेकर के आते हैं और इन दोनों के पुनर्मिलन का वर्णन इस खंड संख्या 4 में वर्णित है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काव्य है, विरह काव्य है। अब हम अगले ग्रंथ की बात करते हैं। अगला है परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक, और जगनिक जो है ये कालिंजर के चंदेल वंश के राजा परमर्दिदेव के दरबारी कवि थे। अब हम बात करें इसके रचनाकाल की। इसका रचनाकाल रहा 13वीं शताब्दी का प्रारंभ। राजा परमर्दिदेव के यहाँ बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय सामंत थे, आल्हा और ऊदल नाम के। इन्हीं 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन ही परमाल रासो के अंतर्गत मुख्य रूप से किया गया है और आल्हा के कारण ही इस ग्रंथ को आल्हा या आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला उत्तर प्रदेश के इलाके में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मधुर लोकगीत है जो विशेषकर उत्तर प्रदेश के इलाके में गाया जाता है। विद्यार्थियों, फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट द्वारा, नोट करें इस बात को, फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट द्वारा सबसे पहले इस ग्रंथ का प्रकाशन कराया गया आल्हा खंड के नाम से, और उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो नाम से नागरी प्रचारणी सभा से उसे प्रकाशित करवाया। लेकिन सबसे पहला प्रकाशित होने का कार्य चार्ल्स एलियट द्वारा किया गया और उस समय उसका नाम रखा गया आल्हा खंड। विद्यार्थियों, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जगनिक के काव्य का आज कहीं अता पता नहीं है। उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं और एक लाइन जो अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं, यह किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है। तो विद्यार्थियों, ये परमाल रासो के बारे में कहा गया है और प्रश्न इस तरह का भी हो जाता है कि यह शब्द परमाल रासो के बारे में किसके हैं। तो यहाँ हम याद रखें इस बात को कि यह शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं परमाल रासो के बारे में। उसकी प्रामाणिकता की संदिग्धता के बारे में है। उनका मानना है कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। विद्यार्थियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक ही स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक कह सकते हैं। अब हम चलते हैं रासो साहित्य के अगले ग्रंथ की तरफ, खुमान रासो। खुमान रासो रचनाकार दलपति विजय, जो मेवाड़ के राजा थे खुमान द्वितीय, उनके नाम से ही इस ग्रंथ का नाम खुमान रासो रखा गया। अन्य रासो ग्रंथों की तरह इसका रचना काल भी संदिग्ध स्थिति में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहाँ इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, वहीं मोतीलाल मेनारिया जो राजस्थान के वृत्त संग्राहक हैं, वो इसे 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। विद्यार्थियों, इस ग्रंथ की एक प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है और इस ग्रंथ में लगभग 5000 छंद हैं।
इस ग्रंथ में षड ऋतु वर्णन और नायिका भेद का वर्णन किया गया है और इसका प्रधान रस है वीर रस। यह रचना डिंगल भाषा में लिखी गई है। अब हम बात करते हैं रासो साहित्य की अगली रचना के बारे में। अगली रचना है हम्मीर रासो, जिसके रचनाकार हैं शारंगधर और जिसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी है और रणथंभौर के राजा हम्मीर देव के बारे में यह ग्रंथ शारंगधर द्वारा लिखा गया है। अब अगली रचना विजयपाल रासो, जिसके रचनाकार नल सिंह है। अब इसके रचनाकाल की बात करें तो कुछ विद्वान इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, परंतु मिश्र बंधुओं ने इसे 1355 की रचना माना है और यह ग्रंथ 42 छंदों में सिमटी हुई है। यह ग्रंथ सिमटा हुआ है विजयपाल रासो। विद्यार्थियों, यह ग्रंथ अप्राप्य है और यह अपभ्रंश भाषा में रचित है। इस कारण कुछ विद्वान इसे रासो साहित्य में स्थान नहीं देते हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों को रासो साहित्य में माना है, उन्होंने विजयपाल रासो को उन 12 ग्रंथों में शामिल किया है। विद्यार्थियों, रासो साहित्य की प्रामाणिकता पर भले ही प्रश्न चिन्ह हो, परंतु उसके काव्य सौंदर्य पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे सिद्ध साहित्य। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए।